हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप भी स्वस्थ होंगे। मैं कनिका बंसल आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है में, जिसके लेखक हैं आनंद बंसल जी। हमारी आज की कहानी का नाम है बोतल का भूत। भूत के नाम से डर तो नहीं गए आप? ये भूत डराने वाला नहीं, सिखाने वाला है। तो चलिए सुनते हैं क्या सिखाता है ये भूत हमें। एक गांव में ओली नामक एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना पालन पोषण करते थे। ओली वैसे तो बहुत संतुष्ट इंसान था, पर धनी होना उसका भी ख्वाब था। एक दिन ओली जिस पेड़ की लकड़ी काट रहा था, उस पर दलऊ और गबरू नाम के 2 भूत रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। ओली को लकड़ी काटते देखकर दलऊ बोला, देखो अब इस बेचारे को क्या मिलता है इतनी मेहनत से लकड़ी काटकर, बस 2 वक्त की रोटी। फिर भी ये बेचारा मुस्कुराता ही रहता है। दलऊ की बात सुनकर गबरू चिढ़ गया। बोला, तू भी ना बस इन लोगों पर दया करनी बंद कर। ये मनुष्य लोग बड़े तेज और चतुर होते हैं। तू मुझे ये बता कि तू राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कब कर रहा है? दलऊ बोला, पता नहीं क्यों गबरू, मुझे अब बुरे काम करने में मजा सा नहीं आता। मेरा दिल कहता है कि अब मैं अच्छा काम करूं, लोगों का भला करूं, अपनी शक्तियों से उनका थोड़ा फायदा करूं। उसकी बात सुनकर तो गबरू जैसे भड़क गया। बोला, तू पागल हो गया है क्या? भला करूं, फायदा करूं, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। अंतिम समय आ गया है तेरा। कोई इंसान तुझे बहला फुसलाकर जब अलादीन के चिराग की तरह बोतल में बंद कर लेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। तब मत आना मेरे पास रोते रोते। दलऊ का मन फिर भी नहीं माना। यह सोचते सोचते ही उसने ओली किसान के शरीर में प्रवेश कर लिया। दलऊ भूत के प्रभाव से ओली उस दिन लकड़ी लेकर दूसरे गांव गया, जहां उसका ज्यादा मुनाफा हुआ। बड़ा खुश होकर घर आया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। पत्नी ने किस्सा सुनते सुनते खाना परोसा। ओली खाना खाने बैठा तो खाता ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने सोचा, शायद खुशी में भूल गए हैं कि कितना खा चुके हैं। मगर ओली की खुराक देखकर उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। वो वैद्य के पास भी गई, मगर उसकी दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ। तो जनाब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ईश्वर राखे जैसे, खुश रहिए तैसे। ओली का काम तो चल पड़ा था, पर उसके खाने की आदत से उसकी पत्नी को उस पर साया नजर आने लगा था। एक दिन जब ओली सो गया तो दलऊ उसके शरीर से निकलकर गबरू से मिलने गया और तैश में आकर बोला, देखा तूने, मैंने ओली को इतना अमीर बना दिया है। कहा था ना तुझसे, अच्छी सोच रखेगा तो अच्छा ही होगा। गबरू ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, जो मैं देख रहा हूं वो तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओली की पत्नी को तेरी खुराक देखकर तुझ पर शक हो गया है। अगर वो तुझे किसी ओझा के पास ले गई ना, तो तेरी इतनी पिटाई करेगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा तुझे। दलऊ झेप गया। बोला, अब तू मेरी छोड़, उस ओझा से निपटने का इलाज है मेरे पास।
तू अपनी बता, तू क्या कर रहा है आजकल? गबरू ने कहा, यार मैं सोच रहा हूँ जिस राजकुमारी में तुझे प्रवेश करना था ना, उसमें मैं प्रवेश कर जाता हूँ। क्यों उस बेचारी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? ये कहकर दलऊ ने गबरू को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता ना साहब, बस वैसे ही गबरू को भी दलऊ की बात कुछ समझ ही नहीं आई। गुस्से में बोला, ये भाषण देना बंद कर मुझे। तुझे जो अच्छा लग रहा है तू कर रहा है ना, अब मुझे जो अच्छा लग रहा है मुझे करने दे। ये कहकर गबरू पेड़ पर जाकर बैठ गया और राजकुमारी नीलम का इंतजार करने लगा। कांकड़ देश की राजकुमारी नीलम बहुत ही सुंदर, जवानी की दहलीज पर उसका यौवन बड़े बड़े राजकुमारों को मोहित कर जाता था। जब वो अपनी सहेलियों के साथ बाग में आई, तब गबरू उसके शरीर में प्रवेश कर गया। राजकुमारी तुरंत बेहोश हो गई। सब परेशान हो गए। राजकुमारी पर पानी के छींटे दिए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तुरंत महल में लाकर राज्य वैद्य को बुलाया गया। जैसे ही राज्य वैद्य ने राजकुमारी की नब्ज देखनी चाही, एक जोर का चांटा राज्य वैद्य के गाल पर पड़ा। सब चकित होकर राजकुमारी को देख रहे थे। राजकुमारी दो आवाजों में हंस रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल, जैसे खून उतर आया हो। राजवैद्य ने आप देखा ना ताव, एकदम भागा वहां से। बेचारा राजा क्या करता, पिता है ना, एक पिता थोड़े ही ना अपनी बेटी को छोड़कर भाग सकता है। उसने राजकुमारी को स्वस्थ करने के अनेक प्रयत्न किए, अनेक वैद्यों को भी बुलाया, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। राजा को इतना परेशान देखकर सेनापति ने कहा, महाराज, मेरी नजर में एक सिद्ध महात्मा शांतनु जी हैं। इस तरीके की बीमारियों को वो ठीक करने में बहुत माहिर हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलवा लूं, शायद हमारा काम बन जाए और राजकुमारी ठीक हो जाए। राजा मान गया। अब महात्मा शांतनु के आश्रम में जाकर राजा के निवेदन पर उन्हें राजमहल में बुलाया गया। 2 दिन बाद महात्मा शांतनु राजमहल आए और उन्हें राजकुमारी के पास ले जाया गया। नीलम को देखते ही महात्मा के मुंह से निकल पड़ा, अरे दुष्ट, इस कोमल से फूल को तू क्यों नष्ट करने पर तुला है? जा भाग यहां से। वहां उपस्थित सभी लोग सुन पड़ गए। तभी नीलम पुरुष आवाज में बोली, आ गया तू? जा, चला जा, मैं तेरा ख्याल कर रहा हूँ, वरना तेरी महात्मागिरी तो मैं चुटकी में यही निकाल देता। महात्मा ने उसे फटकारते हुए बोला, इतना घमंड? बड़े बड़े शैतान डरते हैं हमसे, तो तू क्या भला है? नीलम बोली, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब भी दिखाता हूं तुझे कि मैं क्या हूं। ये कहते ही उसने पास पड़ी कांच की बोतल महात्मा पर दे मारी, पर जैसे ही बोतल महात्मा के तन को छुई, वह फूल बनकर गिर गई। उसे उकसाते हुए महात्मा बोले, अरे मार, मारना, मैं भी देखता हूं तेरी पहुंच कहां तक है। गुस्से में नीलम ने आव देखा ना ताव, दे दनादन पास की पड़ी चीजें महात्मा पर फेंकने लगी, पर उन सब का नतीजा भी वही हुआ जो कांच की बोतल का हुआ था। नीलम के थक जाने पर उसे महात्मा ने पलंग पर लिटाने का इशारा किया। लेटते ही नीलम गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही महात्मा ने राजा से कहा, राजन, आपकी बेटी में एक दुष्ट प्रवृत्ति का भूत घुस गया है। इसको निकालने का उपाय मेरे पास तो नहीं है, पर हाँ,
मैं एक ऐसे सिद्ध राजकुमार को जानता हूँ जो यह कार्य कर सकता है। उसने बहुत सी शक्तियों के साथ साथ काफी पिशाच, भूत और प्रेतों को अपने काबू में कर रखा है। महाराज के सुझाव पर राजा कंचन नगर के राजकुमार इंद्रजीत से मिलने गए और अपनी बेटी नीलम का सारा हाल सुनाया। सारी बात सुनने के बाद राजकुमार इंद्रजीत ने राजा के समक्ष एक शर्त रखी और कहा, आपको अपनी बेटी के ठीक होने के बाद उसका विवाह मेरे साथ करना होगा। राजा ने मन ही मन सोचा, रिश्ते हमेशा बराबर वालों संग करने चाहिए। कहाँ ये और कहाँ मैं। परंतु ये बात तो सही है ना कि दुधारू गाय की लात भी खानी पड़ती है। उस समय राजा को राजकुमार की बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए उसने राजकुमार इंद्रजीत को वादा करते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरी बेटी पहले की तरह स्वस्थ हो गई तो मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगा। 2 दिन के बाद राजकुमार इंद्रजीत राजा के देश कांकड़ नगर पहुंच गए। राजकुमार की खातिरदारी के बाद उसे राजकुमारी नीलम के कक्ष में ले जाया गया। नीलम बिस्तर पर बाल बिखेरे बैठी थी, आंखें सुर्ख लाल। कमरे में एक अजीब सी ठंडक का एहसास था, साथ साथ खून की बू आ रही थी। राजकुमार जैसे जैसे नीलम के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसके हुंकारे बढ़ते जा रहे थे। मानो अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। हुंकार सुनते ही राजकुमार इंद्रजीत को एक अजीब दहशत का एहसास हुआ। उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्रों उच्चारण करते करते उसने जैसे ही नीलम के माथे पर अपना अंगूठा लगाया, राजकुमारी खौफनाक तरीके से चीखी। उसकी चीख ने पूरे राजमहल को हिलाकर रख दिया। वो तड़प कर खुद को राजकुमार के स्पर्श से छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। क्या राजकुमारी खुद को राजकुमार इंद्रजीत के चंगुल से छुड़ा पाई या राजकुमार पर ही पलटवार किया? क्या ऐसा हो सकता है कि गबरू का भूत राजकुमार के अंदर घुस गया? क्या गबरू जैसा जिद्दी भूत राजकुमारी के शरीर को छोड़ेगा? इन सब सवालों को जानने के लिए आपको अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं कनिका बंसल आपसे आज्ञा लेती हूँ।